हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गैसेस स्टेट का पार्ट 11। तो हम कर चुके हैं कंप्लीट। अब हम पार्ट 12 पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 11 में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से हम क्रिटिकल कांस्टेंट्स जो है उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक नेक्स्ट इक्वेशन आती है, दैट इज वैन डर वाल्स रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट। हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ स्टेट्स से कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर हमने ये पढ़ना है कि हमारे पास रिड्यूस्ड इक्वेशन निकालनी है। जो हम वैन डर वाल इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, p प्लस में a अपॉन v का स्क्वायर v माइनस np इज इक्वल टू rp। ये हमारे पास वैन डर वाल इक्वेशन थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, यानी जो हमने क्रिटिकल कांस्टेंट, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, उन्हीं के रिलेटेड हमें निकालना है रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो रिड्यूस्ड सबसे पहले हम निकालेंगे रिड्यूस्ड प्रेशर क्या है हमारा। ठीक है, हमारा क्या है रिड्यूस्ड प्रेशर। तो रिड्यूस्ड प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से। ठीक है, रिड्यूस्ड प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया जाए, ये होता है P अपॉन में PC। ठीक है, तो रिड्यूस्ड प्रेशर यानी प्रेशर को हमने रिड्यूस किया है, यानी प्रेशर हमारा डिक्रीज हो गया है। किससे? तो इसका जो रेशियो होता है, इस रेशियो को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर, यानी नॉर्मल जो हमारा प्रेशर गिवन होता है डिवाइड बाय हमारा क्या है क्रिटिकल प्रेशर। तो प्रेशर अपॉन में क्रिटिकल प्रेशर का जो रेशियो है उसे हम क्या बोलते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर। इसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा रिड्यूस्ड टेम्परेचर निकालना है, इस तरह से रिड्यूस्ड वॉल्यूम भी निकालना है। ठीक है, हमारे पास आता है रिड्यूस्ड वॉल्यूम। रिड्यूस्ड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से। ठीक है, वो होता है V अपॉन में VC हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा रिड्यूस्ड टेम्परेचर हमारे पास हो जाएगा। उसी तरह से रिड्यूस्ड टेम्परेचर हमारे पास हो जाएगा। तो रिड्यूस्ड टेम्परेचर हो जाएगा, उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है T अपॉन में TC। तो ये जो हमारे पास रेशियोज होते हैं प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर का दूसरे यानी क्रिटिकल प्रेशर से जो रेशियो है, इन दोनों का जो डिवीजन फॉर्म आएगा दैट विल बी रिड्यूस्ड प्रेशर आ जाएगा। उसी तरह से रिड्यूस्ड वॉल्यूम यानी नॉर्मल वॉल्यूम डिवाइड बाय क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, उसी तरह से रिड्यूस्ड टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। थीटा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे T अपॉन TC हो जाएगा। उस तरह से रिड्यूस्ड वॉल्यूम जो है वो फाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो पाई, फाई और थीटा ये इनके क्या है रिप्रेजेंटेशन सिंबल है। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, और रिड्यूस्ड प्रेशर इसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे प्रेशर किसके इक्वल आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई PC हो जाएगा। उसी तरह से देखो यहाँ से हमें क्या निकालना है, ये प्रेशर निकालना है, तो ये टर्म उधर चली जाएगी। तो उसी तरह से वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा फाई VC हो जाएगा। उसी तरह से टेम्परेचर किसके इक्वल हो जाएगा थीटा TC हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ से हमने क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है, तो ये VC इधर चला जाएगा तो 5VC हो जाएगा। इस तरह से हमने टेम्परेचर निकालना है, तो थीटा के साथ क्या होगा T से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू थीटा C हो जाएगा, और V इज इक्वल टू 5VC हो जाएगा, और प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5PC हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वैन डर वाल इक्वेशन, उसके अंदर इसको हम पुट अप करेंगे वैल्यूज को। ठीक है, जो वैन डर वाल गैस इक्वेशन हमारे पास होती है उसके अंदर इसकी वैल्यूज को पुट अप करेंगे। वैन डर वाल गैस इक्वेशन क्या होती है वो निकालो, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। तो वैन डर वाल्स जो हमारे पास इक्वेशन थी वो निकालो, क्या होती थी हमारे पास वैन डर वाल्स इक्वेशन वो होती थी P प्लस में A अपॉन में B का स्क्वायर। ठीक है, V माइनस में B इज इक्वल टू में RT होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से रखो, हमारे पास प्रेशर की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, वॉल्यूम की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी वॉल्यूम है और यहाँ पे टेम्परेचर है। तो इनकी हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट अप कर देते हैं। एज यूजुअल प्रेशर की वैल्यू हमारे पास है, टेम्परेचर की भी है और वॉल्यूम की भी है। तो इनकी जो वैल्यूज हैं प्रेशर की, वॉल्यूम की और टेम्परेचर की, इन तीनों की वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे। एज यूजुअल प्रेशर किसके इक्वल है पाई PC के इक्वल हो जाएगा, प्लस A डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके इक्वल है 5VC के, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा एंड VC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हमारे पास यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5VC हो जाएगा, माइनस का V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R हो जाएगा। और टेम्परेचर की वैल्यू तुम्हें पता ही है कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू को पुट अप कर दोगे तो सबकी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट अप कर दी है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा TC हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमने क्या किया है प्रेशर की वैल्यू को पुट अप कर दिया, वॉल्यूम की वैल्यू को, टेम्परेचर की वैल्यू को, तीनों की वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन में पुट अप कर दिया। अब हमारे पास ये इक्वेशन आई है। ठीक है, इस इक्वेशन में देखो यहाँ से PC है, VC है और TC है और VC। अब ये क्या है हमारे पास क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स है, VC वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, TC टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर दैट इज PC। तो इनकी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट अप करेंगे। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज कहाँ से निकाले थे, क्रिटिकल कांस्टेंट जब हमने फाइंड आउट किया तब इनकी वैल्यूज को हमने फाइंड आउट किया था
कि Vc किसके इक्वल होता है, 3b के इक्वल होता था, ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है। Tc किसके इक्वल होता था, 8a होता था एंड 27r होता था। उसी तरह से प्रेशर है, Pc किसके इक्वल होता था, a अपॉन में मेरे ख्याल से a अपॉन में 27b का स्क्वायर होता था, ठीक है। ये बात यहाँ पर याद रखनी है कि क्रिटिकल टाइम की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, मैं पिछले लेक्चर में करवा चुकी हूँ। दैट इज Vc इज इक्वल टू में 3b के इक्वल होता है, Tc इज इक्वल टू में 8a डिवाइडेड बाय 27r होता है एंड Pc दैट इज क्रिटिकल प्रेशर इज इक्वल टू में a अपॉन में 27b का स्क्वायर होता है। ये वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इनकी वैल्यूज को भी आप यहाँ पर पुटअप कर देना। इन सब की वैल्यूज को अगर तुम यहाँ पर पुटअप करते हो तो तुम्हारे पास एक फाइनल इक्वेशन आती है, वो मैं आपको यहाँ पर लिखवा देती हूँ कि क्या इक्वेशन आती है हमारे पास। हमारे पास जो इक्वेशन आती है दैट फाइनल इक्वेशन आएगी पाई प्लस में 3 अपॉन में 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, मैं जानबूझ के सॉल्व नहीं कर रही हूँ, अपना आराम से करना बैठ के, ठीक है। 3 5 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू में 8 थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आएगी हमारे पास, फाइनल जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, ठीक है। इसको कंप्लीटली तुम सॉल्व करोगे, खुद से सॉल्व करोगे, तो इस इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे इन सब की वैल्यूज को पुटअप करना है। मैं एक बार वैल्यूज भी पुटअप करके बता देती हूँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। Pc की जगह क्या रखोगे, a अपॉन में 27b का स्क्वायर, तो Pc की वैल्यू पुटअप करनी है, Vc की वैल्यू पुटअप करनी है, यहाँ पे Vc है, यहाँ पे Tc, तो इन सब की वैल्यूज को यहाँ पर पुटअप करोगे, उसके बाद रीअरेंज करोगे वैल्यूज को, तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स रिड्यूस्ड इक्वेशन इसे कहा जाता है। इसको मैं थोड़ा ऊपर मेंशन कर देती हूँ, ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। देखो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोला जाता है वैन डर वाल्स, जैसा ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स इक्वेशन जो होता है इसे कॉल्ड दैट इज कहा जाता है। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स रिड्यूस्ड इक्वेशन कहते हैं। इसे वैन डर वाल्स रिड्यूस्ड इक्वेशन नाम देने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्यों, क्योंकि इसमें सारे वैन डर वाल्स कांस्टेंट एब्सेंट हैं, ठीक है। इसमें सारे वैन डर वाल्स जो कांस्टेंट है वो क्या है, यहाँ पर एब्सेंट है, ना तो यहाँ पर a है, ना तो यहाँ पर b है, ना इसमें r है। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट जो है वो इसमें नहीं है, सारे के सारे कांस्टेंट इसमें एब्सेंट है। दैट्स व्हाई इसको हम रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट बोल रहे हैं। दैट मींस जो हमारे वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन होती थी उसमें जितने भी कांस्टेंट होते थे, a है, b है, r है, जितने भी कांस्टेंट होते थे वो सिर्फ उसमें प्रेजेंट होते थे, इसमें एक भी कांस्टेंट नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन को हमने रिड्यूस कर दिया इनटू दिस इक्वेशन, दैट इज वैन डर वाल्स रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट इसे कहा जाता है, ठीक है। ये तो बात हुई हमारे रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट की। सेकंड जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ कांस्टेंट का हमारा ये है टॉपिक। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ दैट इज लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स। ये लॉ क्या कहता है वो देखो ध्यान से, सेकंड टॉपिक जो हमारे पास था ये वाला, ठीक है। वो क्या कहता है कि जब कोई भी हम चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई भी दो सब्सटेंस हमारे पास है, कोई भी दो सब्सटेंस हमें गिवन होते हैं, ठीक है, ए सब्सटेंस हमारे पास और दूसरा हमारे पास बी सब्सटेंस। इसको ध्यान से समझना, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स, ठीक है, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में क्या पढ़ना हो देखो ध्यान से, दो सब्सटेंस हमारे पास है ए और बी, हमारे पास दो सब्सटेंस है, दोनों सब्सटेंस के क्या क्या सेम है, θ1 इज इक्वल टू θ2, टेम्परेचर सेम है, दोनों के जो पाई है दैट इज ये क्या था, ये रिड्यूस्ड प्रेशर, दोनों के सेम है। देखो दो सब्सटेंस गिवन है, दो या कितने भी सब्सटेंस हो सकते हैं, अगर उनका θ1 θ2 सेम है दैट इज योर रिड्यूस्ड टेम्परेचर π1 एंड π2, यानी π1 इसका प्रेशर है और π2 इसका प्रेशर, कौन सा प्रेशर, रिड्यूस्ड प्रेशर। तो इसका π1 रिड्यूस्ड प्रेशर, इसका π2 रिड्यूस्ड प्रेशर, दोनों के प्रेशर भी सेम है, दोनों के टेम्परेचर भी सेम है। दैट मींस ये है कि इसका जो फाई होगा दैट विल आल्सो बी सेम। यानी थर्ड चीज जो तुम्हारा रिड्यूस्ड वॉल्यूम है, जो रिड्यूस्ड वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, सेम होगा। ये कहता है लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट। दैट मींस जो थर्ड है तुम्हारा रिड्यूस्ड वॉल्यूम वो भी इनका बिल्कुल सेम होगा। ये डिस्क्राइब करता है लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स। मतलब कोई भी दो सब्सटेंस है, अगर उनका रिड्यूस्ड टेम्परेचर भी इनका सेम है और उनका जो रिड्यूस्ड प्रेशर है वो भी इनका सेम है, तो इनका जो थर्ड टर्म है, थर्ड जो वेरिएबल है दैट इज रिड्यूस्ड वॉल्यूम, वो भी इनका सेम होगा। दैट इज डिस्क्राइब बाय योर लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स। समझ में आ रही बात, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स। ये यही कहता है कि कोई भी अगर किसी भी दो सब्सटेंस की दो चीजें सेम होती हैं, अगर किसी भी दो सब्सटेंस के टू वेरिएबल क्या होते हैं, सेम होते हैं, जो तुम्हारा थर्ड वेरिएबल होगा वो भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। ये किसने कहा,
लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स, यानी कॉरस्पॉन्ड करता है। अगर दो चीजें सेम होती हैं तो थर्ड जो उसकी चीज होगी वो भी बिल्कुल सेम होगी। टू और मोर देन कितने भी सब्सटेंस हो, अगर दोनों का रिड्यूस्ड प्रेशर सेम है, रिड्यूस्ड टेम्परेचर सेम है, रिड्यूस्ड प्रेशर सेम है, तो उनका रिड्यूस्ड जो वॉल्यूम होगा दैट विल आल्सो बी द सेम हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स, इसे कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। दूसरा जो हमारा ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज ऑलवेज हमेशा होता है 2/3 ऑफ Tc होता है। ये इसका सिग्निफिकेंस है कि जो हमारे पास लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स होते हैं उससे हम बॉइलिंग पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर सब फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो आइडेंटिटी होती है उससे वो बिल्कुल डिफर करते हैं। ये हमने पढ़ लिया है लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स में, ये तीनों चीज़ हमारे बिल्कुल सेम होती हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है गैसेस स्टेट का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू सो मच।